स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। दोस्तों, आज फिर एक सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। 4 वर्ष पुरानी घटना है। परचून की दुकान चलाने वाले विक्रम जी को 2 बेटे और 1 बेटी थी। बड़ा बेटा रितेश बचपन से ही पढ़ाई में होशियार और होनहार था। उसने बीएससी भी बड़े अच्छे अंकों में पास कर लिया। साथ के दोस्तों ने नौकरी ज्वाइन कर ली, लेकिन रितेश अपने पिता के साथ बचपन से ही दुकान में सहयोग करता रहा और पढ़ाई भी साथ साथ करता रहा। सामान की डिलीवरी देने स्कूटर पर घरों में, फ्लैट्स में, तीसरी चौथी मंजिल में स्वयं बैग कंधे पर रखकर सामान पहुंचाता था। परचून के अलावा दुकान में ब्रेड, बटर, जैम, एग्स सभी चीजें उपलब्ध होने के कारण कस्टमर्स ज्यादा थे। रितेश जब छोटा था और 8वीं 9वीं में पढ़ता था, वो तभी से पिता के गांव जाने पर अकेले ही दुकान को भी मैनेज कर लेता था और साथ ही पढ़ाई भी करता था। एक दिन रितेश जब मेरे घर पर सामान की डिलीवरी देने आया तो बैग उसके कंधे पर देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उसे प्यार से पूछा, बेटा बीएससी के बाद अब आगे क्या करने का इरादा है? तो बोला, आंटी करना क्या है, बस दुकान ही चलानी है। पापा ने कहा है आप आगे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। और मैंने तो चुपके से एसएससी का फॉर्म भी भरा है। फिर बोला, आज सुबह पापा मम्मी सहारनपुर गए हैं मेरे लिए रिश्ता देखने। और फिर हंसने लगा। तो मैंने पूछा कि अब शादी कर लोगे क्या? तो बोला, आंटी माँ बाप के खिलाफ तो जा नहीं सकता, इसीलिए वो जैसा कहते हैं आज तक वही करता आया हूँ। अच्छा, मैं बच्चों से थोड़ा मस्करी भी कर लेती हूँ, तो मैंने कह दिया, बेटा तुझे जो करना है वही कर ले, पर मुझे तेरी इंटेलिजेंस और प्रभावशाली व्यक्तित्व में एक तेज तर्रार डीसीपी दिखाई दे रहा है। बेटा न जाने क्यों तू डिलीवरी बॉय में जचता नहीं है, बाकी तेरी मर्जी। उसी वक्त घर के गेट से ड्राइंग रूम में उसकी नजर जब मेरे टीवी की बड़ी स्क्रीन पर पड़ी तो पूछा, आंटी ये कौन है? अच्छा, मैं तेज तर्रार क्रांतिकारी आचार्य भागवत को सुन रही थी। तो मैंने कहा, बेटा देखो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मुझे आज भी कई प्रश्नों के जवाब नहीं मिलते, तो इनको सुनकर मैं जवाब ढूंढ लेती हूँ। और फिर मैंने उनका एक वीडियो रितेश को भी फॉरवर्ड कर दिया और कहा कि बेटा जब वक्त मिले तो इनको सुन लेना, सही दिशा और सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाओगे। भोला भाला रितेश सारा दिन दुकान में ही व्यस्त रहा और जब रात को घर पहुंचने और डिनर के बाद 11 बजे जब उसने इंटरनेट खोला और वीडियो देखा तो रात्रि के सन्नाटे में आचार्य भागवत और उसके बीच तीसरा और कोई नहीं था। आचार्य जी के व्यवहार में एक स्वाभाविक सम्मोहन सा है जो जीवन की नंगी सच्चाइयों को वो इस तरह से पारदर्शी तरीकों से आपके सामने रखते हैं कि उसके बाद जवाब स्वयं मिलने लगते हैं। एक वीडियो देखने के बाद तो मानो वीडियोस की लाइन लग गई और रात्रि के 3 बज गए। सुबह 6 बजे उठने पर रितेश ही सबकी चाय बनाता था, लेकिन आज उसने बहन रचना को उठाया और चाय बनाने को कहा और फिर से वीडियो देखने लगा। उसके बाद उसने 10 बजे दुकान खोली, पूजा पाठ की और फिर मार्केट से ही एक बड़ी स्क्रीन वाला एंड्रॉयड फोन खरीदा किश्तों पर और फिर ईयरफोन लगाकर दुकान में बैठकर दुकानदारी करने लगा और आचार्य भागवत को सुनने लगा। सिर्फ 10-12 घंटे ही आचार्य जी को सुनने के बाद रितेश अपने अंदर बड़ा आत्मविश्वास और आत्मस्वाभिमान महसूस करने लगा। अच्छा, 3 दिन बाद
मम्मी पापा सहारनपुर से लौट आए और फिर पिता ने रितेश को बताया कि तेरे लिए रिश्ता देख कर आए हैं हम लोग। परसों बैसाखी को लड़की वाले दिल्ली आएंगे और बेटा तो थोड़ा कटिंग वगैरह करवा ले और एक नई शर्ट मार्केट से ले ले। लड़की इंटरमीडिएट पास है और घर के सारे काम जानती है, सिलाई बुनाई कढ़ाई सब कुछ। बड़ी संस्कारी लड़की है। अच्छा, रितेश ने कान में ईयरफोन लगा रखे थे, इसीलिए वो उनकी बात ढंग से सुन नहीं सका और फिर सामान की डिलीवरी देने स्कूटर उठाकर चला गया। रात को घर पर रितेश के विवाह की चर्चा होने लगी, सगाई की बात होने लगी। तो जब रितेश ने कोई रिएक्ट नहीं किया और फिर उसके पिता की नजर जब उसके ईयरफोन पर पड़ी तो उन्होंने उठकर ईयरफोन उसके कान से निकाले और चिल्लाकर कहा कि ये फोन तूने कब खरीदा और मुझसे क्यों नहीं पूछा, और ये ईयरफोन पर तू क्या सुन रहा है। तो रितेश ने कहा कि मुझे एसएससी का एग्जाम देना है और उसी एग्जाम से रिलेटेड ऑडियो वीडियो में सुन रहा हूं। इतना सुनते ही विक्रम जी का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। वो बोले, ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है, मैंने दुनिया देखी है, तेरा बाप हूं मैं और तेरा बुरा कभी नहीं चाहूंगा। मैंने और तेरी माँ ने कितना संघर्ष किया है वो तुम अभी नहीं समझोगे बेटा। तेरी माँ आज अर्थराइटिस से पीड़ित है और उसे सेवा की जरूरत है और अब किचन के काम वो नहीं कर पाती। अब ये तुमको सोचना है कि तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो। घर में बहू आ जाएगी तो तेरी माँ को सहारा मिल जाएगा। उसके बाद रितेश ने बड़ी गंभीरता से पिता को जवाब दिया कि पापा, माँ को हॉस्पिटल ले जाने से लेकर हाथ पैरों में मालिश से लेकर सारे काम मैं ही तो करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। किचन में रचना माँ को पूरी मदद कर देती है, तो फिर क्या जरूरत है किसी और की। उसके बाद वो इमोशनल हो गए और कहने लगे कि बेटा, मेरे पिताजी साइकिल पर दरिया बेचते थे और एक एक रुपया जोड़कर उन्होंने ये 50 गज का प्लॉट लिया था। मैंने आगे मकान और दुकान बनाई और आज कामयाब हूँ और अब चाहता हूँ कि इस पुश्तैनी काम को तुम चलाओ। मैं भी बुजुर्ग हो रहा हूँ, सारे दिन वही मैं दुकान पर नहीं बैठ सकता। लेकिन रितेश अपनी बात पर अडिग रहा। अब पिता ने हार कर पूछा कि तू सच बता कि क्या तूने कोई लड़की पसंद कर रखी है। तो उसने कहा कि सारे दिन मैं आपके साथ दुकान पर बैठता हूँ, इन फालतू कामों के लिए मेरे पास समय नहीं है। उसके बाद विक्रम ने अपनी बेटी रचना की ड्यूटी लगाई कि पता करो कि रितेश के इस ढीठ व्यवहार के पीछे क्या कारण है। ये तो ऐसा कभी बात नहीं किया। तो घर पर जब भी रितेश वॉशरूम या नहाने के लिए जाता था तो बहन रचना उसके कॉल डिटेल्स चेक करने लगी। लेकिन एक दो जाने पहचाने दोस्त और कस्टमर्स के अलावा कोई भी नंबर उसे नया नहीं दिखा। बाद में बहन ने कस्टमर्स के सामान की लिस्ट देखने और चेक करने शुरू किए तो उसी में उसे मेरा भेजा हुआ वीडियो दिख गया। फिर क्या था, पिता भी आचार्य भागवत के वीडियो सुनने लगे और रिसर्च होने लगी। और फिर रात को उन्होंने रितेश को बुलाया और कहा कि बेटा, इन बाबाओं के चक्कर में अपना जीवन खराब मत करना। देखो, लोग इनको डोनेशन देते हैं और खुद ये राजाओं की तरह ठाट बाट से रहते हैं, किशमिश की चटनी खाते हैं और भोले भाले लोगों को गुमराह करते हैं। स्वयं इन्होंने कभी परिवार की जिम्मेदारी नहीं ली और घर परिवार को सुख शांति से रखने के तरीके, सुखी वैवाहिक जीवन जीने के तरीके ये सिखाते हैं। और फिर बोले कि सच बता बेटा, क्या तुम इनसे मिलने गया था क्या। तो रितेश फिर बोला कि भाई, दुकान से मैं फ्री कब होता हूं जो इधर उधर जा सकूं।
अच्छा, उसके बाद अब माँ भी गुस्से में आ गई और चिल्लाने लगी कि तू आज इतना अहंकारी हो गया है कि अपने पिता को जवाब देने लगा है। तो उसने कहा कि माँ, मैं आप दोनों का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं अपने जीवन के निर्णय स्वयं लूँगा और सलाह भी सिर्फ उसी से लूँगा जिन्होंने एक सफल जीवन जिया हो और जीवन में अच्छे निर्णय लिए हों। रही आपकी बात, तो मैंने आप दोनों को हमेशा संघर्ष करते देखा है, एक एक रुपए के लिए लड़ते देखा है। रचना की शादी के लिए अभी से एक एक रुपया बचाते हुए देखा है। आपके बीमार और एडमिट होने पर बिल पेमेंट के लिए बुआ जी से उधार रुपए लेते हुए देखा है। तो क्या आप यही चाहते हो कि मैं भी आपकी तरह जीवन व्यतीत करूं? भाई, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद रितेश की माँ ने गुस्से में मुझे फोन मिला दिया और मुझसे पूछने लगी कि क्या सोचकर आपने ये वीडियो भेजा मेरे बेटे को। मैंने उन्हें बड़े तरीके से शांत किया और कहा कि देखिए, रितेश सामान ड्रॉप करने के लिए मेरे घर पर आया था और तब मैं आचार्य जी को बड़ी स्क्रीन पर अपने टीवी में देख सुन रही थी और तभी इसी ने मुझसे पूछा था कि आंटी, ये कौन है? अच्छा, मेरा तो परिवार, बच्चे सभी इनको सुनते हैं और मेरा कोई भी इरादा नहीं था कि मैं आपके घर में कोई कलेश हो इस वीडियो से। उसके बाद वो आचार्य जी को जब अनाप शनाप बोलने लगी तो मुझे गुस्सा आ गया। वो बोली कि देखिए, इनका तो घर बार है नहीं और ये क्या जाने कि परिवार और बच्चे क्या होते हैं। तो उसके बाद मैंने कहा कि भाई, मैं तो जानती हूँ ना कि परिवार और बच्चे क्या होते हैं। मेरे तो परिवार और बच्चे हैं और हम पूरे परिवार के लोग इनको सुनते हैं और आज मेरे बच्चे कामयाब हैं और अपने निर्णय भी स्वयं लेते हैं। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि आपका बेटा बालिग हो चुका है, अरे उसे भी तो कुछ निर्णय लेने दो। आपने स्वयं इतना संघर्ष किया, आपको नहीं लगता कि ये जीवन एक जंग का मैदान है और हमें इन लोगों को लड़ना सिखाना चाहिए? अब तो इन्हें जंग के मैदान में छोड़ दीजिए और अपने जीते जी इन्हें इतना बलिष्ठ बना दीजिए कि इन्हें जीवन में कोई हरा न सके। अब आपको सोचना है कि अपने आदेश और अपनी सलाह इन पर थोप थोप कर इनको आपने बैल बनाना है या शेर की तरह जीना सिखाना है। अच्छा, इस झगड़े के बाद मैंने वहां से सामान लेना बंद कर दिया और रितेश को भी ब्लॉक कर दिया था। बहुत समय गुजर गया और हाल ही में मैं ऑफिस फाइल्स के लिए जब स्टेशनरी शॉप पर गई तो मैंने देखा रितेश एक बड़े बैग में बुक्स और स्टेशनरी का सामान भर रहा था। मैंने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलटकर जैसे ही देखा, मैंने उसे गले से लगा लिया और पूछा कि बेटा, क्या चल रहा है? बहुत समय हो गया तुझे देखे। उसके बाद रितेश बोला कि आंटी, मेरे पेरेंट्स ने आपके साथ जो बुरा भला कहा उसके लिए सबसे पहले मैं सॉरी बोलता हूँ। तो मैंने उसे कहा कि बेटा, जीवन में मैंने बड़ी उपेक्षा और विरोध सहा है और अभी भी सहती आई हूँ। अब तो आदत सी हो गई है। उसके बाद वो बोला कि आंटी, मैंने एसएससी क्वालिफाई कर लिया था, आज गवर्नमेंट जॉब में हूँ। शाम को 2 घंटे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ और स्लम के कुछ बच्चों को भी पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा बेटा, स्लम में बेशक गरीबी और गंदगी जरूर दिखती है, लेकिन हमारे थोड़े से प्रयास से जब हम ये धूल साफ करते हैं तो अनमोल हीरे इन झुग्गी झोपड़ियों से निकलते देखे हैं मैंने। उसके बाद मैंने पूछा कि बेटा, परिवार में सब ठीक है?
तो बोले आंटी किश्तों में एक फ्लैट ले लिया था मैंने, अब सारे हम लोग उस फ्लैट में शिफ्ट हो गए हैं। दुकान को रेनोवेट कर दिया है और दुकान गोदाम सब एक ही जगह हो गया है। प्रमोद और रचना का विवाह हो गया है। रचना मुंबई में है, टीचिंग करती है, पति इंजीनियर है और प्रमोद की वाइफ घर संभालती है। तो मैंने कहा क्या आपने विवाह नहीं किया और क्या आचार्य जी की तरह हनुमान जी ही बने रहेंगे? तो तपाक से बोला नहीं आंटी, विवाह जरूर करूंगा। तो मैंने पूछा कोई है क्या? उसके बाद बोला कि जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाता हूँ वो भी वहीं पढ़ाती है। हम लोग दोनों ही एक ही विचारधारा के हैं। और आंटी बड़ी तलाश के बाद मिली मुझे रिद्धिमा। लड़की का नाम रिद्धिमा है। नेक्स्ट ईयर विवाह करूंगा और धीरे धीरे समय निकालकर पूरे हिंदुस्तान के तीर्थ घूमना चाहता हूं उसके साथ, क्योंकि मैंने गीता और अन्य धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हुए ये पाया कि सुखमय और उन्मुक्त जीवन का सार हमारे ग्रंथों में ही छिपा पड़ा है। लेकिन इंसान भटक रहा है। और फिर जाते जाते मेरे पैर छूकर बोला आंटी आपने मेरा जीवन बदल दिया, वरना पूरा जीवन लोगों के सामान ढोते ढोते तीसरी चौथी मंजिलों पर उतरते चढ़ते ही खत्म हो जाता और अपना ही रुपया मांगने के लिए घरों के चक्कर और गिड़गिड़ाना पड़ता। कई बार बड़ी एम्बैरेसिंग फील होती थी। घर से बगावत करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। माँ बाप ही नहीं पूरे रिश्तेदार घेर लेते हैं। और फिर मैंने उसे बताया कि बेटे मैंने आपका जीवन नहीं बदला, बल्कि आचार्य भागवत के वीडियोस ने आपको स्वयं सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सही और क्या गलत है आपके लिए। मैंने कहा कि स्वयं मैंने जीवन में बड़े बड़े महापुरुषों और विदुषी माताओं के प्रवचन सुने और आजमाए, लेकिन इतनी निडरता से समाज और रिश्तों की नंगी सच्चाई को बयां करते किसी को नहीं देखा आचार्य की तरह। ईश्वर के प्रति बचपन से ही मेरी बड़ी आस्था रही, लेकिन भगवान नहीं मिले। शायद मैं भी आम लोगों की तरह शस्त्रों से सुसज्जित मां, धनुष बाण लिए राम और मुकुट पहने कृष्ण को ढूंढती रही। लेकिन उम्र के इस पड़ाव में आत्म साक्षात्कार कर निडरता के साथ जब स्वयं अर्जुन बनकर मैदान में खड़ी हुई तो जीवन और रिश्तों की सच्चाई को समझा। मन की आंखों से देखा तो मां भवानी, भगवान राम और कृष्ण अपने ही बीच साक्षात दिखने लगे। Advisors are knowledgeable and respectable people, but many a times unsolicited advice is given by many, including parents and relatives. At the same time, the person seeking advice should be allowed to take decision looking at their own future at their own will. This is a case of a young boy who wanted to study and work in government office, but his father forced him to run his grocery shop and marry early so that his wife could look after them. But he decided to study and sit for competitive exams against the advice of his father. He succeeded in getting a government job and currently taking care of his parents also. Hence, sometimes advices may be ignored in the interest of a larger goal. No advice should be imposed, rather than the person seeking advice should be allowed to take appropriate decision.
as it also brings confidence in them and makes them feel more responsible and empowered. Thank you.